एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या दिगंशीय क्वांटम संख्या या द्वितीय क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ये किसको बताती है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, यह बताती है उपकोष के बारे में। किसके बारे में बताती है? उपकोष के बारे में बताती है। उपकोष कौन से होते हैं? कई उपकोष होते हैं, जैसे मान लो ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है। पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होता है जिसे 1s उपकोष कहा जाता है। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं जिनको 2s और 2p कहा जाता है। तीसरी में 3 होते हैं जिसे 3s, 3p और 3d कहा जाता है। चौथी कक्षा में 4 उपकोष होते हैं जिसको 4s, 4p, 4d, 4f कहा जाता है। 4g नहीं होता। पांचवी कक्षा में 5 होते हैं। इसके बाद में जो पांचवी कक्षा आएगी 5 हो गए, 5s, 5p, 5sp, d, f, g। इस प्रकार से पांचवी में 5 होती है। इसी प्रकार छठी में 6 होंगे, सातवीं में 7 होंगे, nवीं में n होते हैं। उपकोष के लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या l के मान निश्चित है। जैसे अपने कहते कोई उपकोष दे दिया जाए तो उसके लिए दिगंशीय क्वांटम संख्या के मान क्या होंगे? दिगंशीय क्वांटम संख्या के मान s उपकोष है तो दिगंशीय क्वांटम संख्या l है, उसके मान होगा 0। p है तो दिगंशीय क्वांटम संख्या l का मान होगा 1। d है तो मान होंगे 2। spdf है तो मान होंगे 3। spdfg है तो मान होगा 4। यानी कि 0 से लग जाना। s है तो 0, p है तो 1, d 2, f 3, g 4। और जैसे जैसे चले जाएगा आगे वैसे 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 मान बढ़ते ही जाते हैं। तो एजीमुथल या द्वितीयक या दिगंशीय क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है। और उपकोष की संरचना है वो भी अपने एस कक्षक है। एस कक्षक है वो कैसा होता है? एस कक्षक गोलाकार होता है। एस कक्षक कैसा? गोलाकार होता है। ये अपने पढ़ चुके हैं। एस कक्षक है बेचारा गोलाकार है। पी कक्षक कैसा होता है? पी कक्षक डंबलाकार होता है। ये होता है पी कक्षक। एस कक्षक तो कैसा है? एस ऑर्बिटल है वो गोलाकार होता है। पी कक्षक है वो डंबलाकार होता है। 2 डंबल शेप होता है। ये नाभिक बीच में है, इसमें नाभिक, इसमें नाभिक, सब में नाभिक बीच में होती है। एस कक्षक तो गोलाकार होता है, पी कक्षक डंबलाकार होता है। और ये पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होता है 1s, दूसरी में 2 उपकोष 2s और 2p आगे लगा है। इसका मतलब ये मुख्य क्वांटम संख्या है। दूसरी कक्षा का s, दूसरी कक्षा का p, ये 3 क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या s उपकोष है। तीसरी कक्षा का s, तीसरी कक्षा का p, तीसरी कक्षा का d, चौथी का s, चौथी का p, चौथी कक्षा का d। इस प्रकार से इनको बताया जाता है। अब देखो एस कक्षक गोलाकार होता है। 1s कक्षक होता है वो नाभिक के चारों ओर होता है। 1s कक्षक कैसा होता है? 1s कक्षक है वो नाभिक के चारों ओर होता है। 1s कक्षक 1s और 2s के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। उसके ये 2s कक्षक होता है और 1s और 2s के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। इसको नोडीय सतह कहा जाता है। नोडीय सतह के लिए अपने पढ़ ली है, तो आप जिसने नहीं पढ़ी है वो पीछे से वीडियो देख सकते हैं। 1s और 2s व 3s के बीच में क्या पाया जाता है?
2s और 3s के बीच में भी नोडीय सतह पाई जाती है। ये तो होता है एस कक्षक। तो एस कक्षक गोलाकार होता है। एस शब्द आया कहां से है? एस शब्द आया है सारप से। सारप से, सारप का अर्थ होता है तीक्ष्ण। जैसे एस के बाद में पी आया है, पी आया है प्रिंसिपल से। पी शब्द कहां से आ गया? पी आ गया प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य। प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य। एस पी आया प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य। पी कक्षक 3 होते हैं। एक को अपने पी एक्स कहा जाता है, जबकि दूसरे को पी वाई कहा जाता है, जबकि तीसरे को पी जेड कहा जाता है। पी एक्स है, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये इस प्रकार से क्या है? जेड है। पी एक्स है, पी वाई है, और ये इस प्रकार से क्या है? जेड है। पी एक्स है, पी वाई है, और इस प्रकार से क्या है? जेड है। पी एक्स में कक्षक पाली एक्स अक्ष पर होती है, जबकि पी वाई में कक्षक पाली वाई अक्ष पर होती है, जबकि पी जेड में कक्षक पाली जेड अक्ष पर होती है। नाभिक बीच में पाया जाता है, नाभिक बीच में बेटा होता है। पी एक्स में कक्षक पाली एक्स अक्ष पर, पी वाई में कक्षक पाली वाई अक्ष पर, पी जेड में कक्षक पाली जेड अक्ष पर होती है। इस प्रकार की होती है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल डंबलाकार होता है। 2p ऑर्बिटल, जैसे ये तो 2p है, 2p के बाद में होगा वो 3p, इस प्रकार से ही होगा। 3p 2p के चारों तरफ होता है। 2p और 3p के बीच में खाली स्थान होता है, वही नोडियस, उसको नोडल सरफेस कहा जाता है। 2p के बाद में 3p, उसके बाद में 4p होगा, वो इस प्रकार से इसके चारों ओर होगा। तो 2p और 3p के बीच में खाली स्थान होता है, 3p और 4p के बीच में खाली स्थान होता है, जिन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है? नोडीय सतह ये कहा जाता है। इसके बाद में p के बाद में आता है d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल होता है वो द्विडंबलाकार होता है। d ऑर्बिटल, d 5 कक्षक होते हैं, जिन्हें क्रमशः dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर कहा जाता है। d होते हैं वो 5 होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? देखो ध्यान से, एक को कहा जाता है dxy, एक को कहा जाता है dyz, एक को कहा जाता है dxz, एक को कहा जाता है dx स्क्वायर y स्क्वायर, एक को कहा जाता है dz स्क्वायर। जेड स्क्वायर को बेचारे को नीचे बैठा रखा है। अब देखो dxy, जैसे मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसमें कक्षक पाली x और y के बीच में होती है, तो ये लो इसकी xy। dyz है, तो ये मान लो ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, तो इसमें कक्षक पाली होगी, वो कहाँ होगी? y और z के बीच में होगी, तो ये रही y और z के बीच में कक्षक पाली। ठीक है। और dxz है, तो ये मान लो कि ये x अक्ष है, ये z अक्ष है, कक्षक पाली x और z के बीच में होगी, तो ये रही x और z के बीच में कक्षक पाली। dx स्क्वायर y स्क्वायर में क्या होता है? ये x है और ये y है, कक्षक पाली है वो x और y के ऊपर ही होती है, यानी कि c अक्ष पर ही होती है। और एक होता है dz स्क्वायर, जिसमें कक्षक पाली ये x है, ये z है, तो कक्षक पाली z की स्क्वायर है तो z अक्ष पर आ गई, x की स्क्वायर और y की स्क्वायर थी तो x और y पर आ गई कक्षक पाली। dz की स्क्वायर है तो दूसरी कक्षक पाली के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया, dz स्क्वायर है, तो वो कैसी होती है? वो चकतीनुमा होती है, इस प्रकार से चक्ला सा होता है, और एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार से कक्षक पाली होती है dz स्क्वायर के लिए। और डी शब्द आया है वो कहाँ से आया है? डी शब्द आया है डिफ्यूज से। डी शब्द किससे आया है? डिफ्यूज से। जैसे एस शब्द आया था सारप से, सारप का अर्थ होता है तीक्ष्ण। पी आया था प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य।
डी शब्द आया डिफ्यूज से। डिफ्यूज का अर्थ होता है विस्तृत। और एफ कक्षक होते हैं वो जटिल आकृति लिए होते हैं। एफ कक्षक की आकृति काफी जटिल होती है, यही नहीं बनाएंगे। एफ कक्षक तो ये आया है, एफ कक्षक फंडामेंटल से आया, इसका नाम फंडामेंटल। फंडामेंटल का अर्थ होता है मूल। तो शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। शार्प तीक्ष्ण, प्रिंसिपल मुख्य, डिफ्यूज विस्तृत, और एफ शब्द आया है फंडामेंटल से। फंडामेंटल से, और फंडामेंटल का अर्थ होता है मूल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल ये नाम आए कहाँ से हैं? तो ये नाम आपको बता दिए गए हैं। एस कक्षक होता है वो बेचारा गोलाकार होता है। पी कक्षक कैसा होता है? पी कक्षक बेचारा डंबलाकार होता है। डी कक्षक कैसा होता है? डी कक्षक द्विडंबलाकार होता है। एफ कक्षक कैसा होता है? एफ कक्षक जटिल आकृति लिए होता है। एस गोलाकार, पी डंबलाकार, डी द्विडंबलाकार और एफ जटिल आकृति लिए होते हैं। तो यह है क्वांटम संख्या। ये बताती है कि उपकोष के बारे में। उपकोष क्या होते हैं, उपकोष के शब्द कहाँ से आए हैं, एस, पी, डी और एफ। और ये एजीमुथल क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? एजीमुथल क्वांटम संख्या की खोज करने वाले थे सोमरफील्ड। सोमरफील्ड नाम का वैज्ञानिक था, इसने खोज की थी। सोमरफील्ड वही है। निल्स बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाती है, लेकिन सोमरफील्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं। इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार, ये निल्स बोहर तो कह रहा था गोलाकार लगाते हैं, और ये कहता है दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, दूर तक घूम कर आते हैं, दीर्घवृत्ताकार। तो फिर इसने कहा कि सभी दीर्घवृत्ताकार नहीं, कुछ गोलाकार भी लगाते हैं और कुछ दीर्घवृत्ताकार भी लगाते हैं। तो इसके लिए कुल कोणीय संवेग की गणना एल की सहायता से कैसे की जा सकती है? देखो, कुल कोणीय संवेग की गणना, एल का मान पता हो तो एल+1 का अंडरूट कुल कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए h/2π से की जा सकती है। क्या किया जा सकता है? कुल कोणीय संवेग की गणना। कुल कोणीय संवेग की गणना है वो कैसे ज्ञात की जा सकती है? l+1 h/2π की सहायता से की जा सकती है। ऊर्जा का क्रम ये रहेगा SPDFG, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है